हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द इंस्पायरिंग करियर के यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक अकाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके विषय में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है कॉमर्स के बेसिक का टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो इससे भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हो या यूँ कहें कि आपका यूपीटीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट हो या अन्य कोई भी अकाउंट जिसमें भी आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें टॉपिक निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। उसका बेसिक रीज़न ये है कि 12th तक की कॉमर्स सिलेबस में रहती है और 11th का ये टॉपिक है। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस बात पर ही बात करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, जब आप बिज़नेस करेंगे तो ये निश्चित है कि जब भी आप बिज़नेस होगा तो बिज़नेस को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कह सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी उनमें से ही एक तरीका है, या यूँ कह लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनिवार्य तरीका है बिज़नेस का, जो बिज़नेस में शामिल किया ही किया जाएगा, निश्चित ही है, उसको शामिल करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे आप एक सेलर हैं और सामने वाला एक बायर है, आपने उसको कोई स्टॉक सेल किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो आपको जो पेमेंट करे वो कैश में ही हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब आपने मान लीजिए आप एक सेलर ए हैं और आपने जो स्टॉक दिया है वो बी को दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब ए ने बी को दिया तो बी तुरंत ही पेमेंट कर दे। कई बार ऐसा होता है कि बी कहता है कि ठीक है, आपने हमको स्टॉक दिया, हम बदले में आपको कुछ रकम देंगे, जो इसकी बिल की जितनी भी रकम है वो देंगे, बस बदले में कुछ समय लेंगे आपसे, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ समय दिया ए ने कि अगर जो मौखिक रूप से समय कहा जाए कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितनी भी डील के समय बात हुई कि भाई हम आपको 3 महीने का समय देंगे। 3 महीने के बाद में ए ने बी से पेमेंट मांगा और बी मुकर गया इस बात से कि नहीं, अभी भैया पेमेंट नहीं तैयार है, हम आपको बाद में देंगे। तो इसके लिए ए क्या कर पाएगा? ए के पास में कोई इस तरह का कानूनी दस्तावेज़ नहीं होगा जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि उसने 3 माह के लिए ही एक ए ने बी को उधार दिया था। उसको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और तो बस इसी सब चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए एक तरीका निकाला गया, क्या कि एक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि जो है ए ने जो बी को स्टॉक दिया था उसके बदले में बी कितने समय बाद पेमेंट देगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, किसके अंतर्गत? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो बेसिक देखे जाएँ कि बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष हैं, तो 2 हैं, एक सेलर और बायर। हालांकि जब आप इसके डीप में जाएंगे तो अभी बताएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के जो पक्ष होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट होने की अगर आप कारण देखेंगे तो वो 2 कारण हैं। एक है क्या? सेलर, और एक है क्या? बायर। 2 ही कारण मिलेंगे आपको। क्या क्या मिल जाएंगे? या तो सेलर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? बायर मिलेगा। इनकी वजह से ही तो बिल ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया गया, बनाया गया। भाई, सेलर ने कुछ ना कुछ बेचा, किसको? बायर को। जब बेचा है तो उसके बदले में ही तो क्या बना है? बिल ऑफ एक्सचेंज बीओई बना है, ठीक है। अब इस इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो सेलर है वो काफ़ी खुश आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसने सेल कर पाया है, और बायर भी आपको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में देखने को मिलेगा क्योंकि उसको लग पा रहा है कि उसने बीओई डेवलप करवा लिया है, उसने कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ले लिया है जिसके बाद में उसको धनराशि चुकानी है, तो वो रिलैक्स मोड में है कि नहीं, एकदम से हमको पेमेंट नहीं देना है। समझाने का एक तरीका है। तो ये चीज़ ही होगी, ठीक है। अब हम लोग सीधा बात करेंगे किसकी, कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष होते हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पक्ष होते हैं, अब ये बेसिक बात करनी है हमको। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में जब हम आपसे पक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली 3 पक्ष होंगे, ठीक है। कितने पक्ष होंगे? 3 पक्ष होंगे। अब वो 3 पक्ष किस तरह से? अभी जैसे हमने कहा था कि 2 ही पक्ष हो सकते हैं। कारण अगर जो देखा जाए तो कारण तो है क्या कि 2 ही पक्ष होंगे, एक होगा सेलर, एक होगा बायर। लेकिन इसके 3 पक्ष किस कंडीशन में हो सकते हैं, वो चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी भाई कि जो है इसके जो है पक्ष कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। अब किस तरह से 3 पक्ष माने गए हैं वो समझिए। जैसे एक तो हो गया क्या? ड्रायर। अब ड्रायर पता है क्या होगा?
ड्रायर वो होगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, ठीक है। ड्रायर क्या होगा, जो वो व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा, ठीक है। और ड्राई क्या होगा, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा इस जगह पर हम आपको पहले वो बताएंगे, इसके बाद में पक्ष की बात करेंगे। देखो, जब आपने ए ने बी को स्टॉक सप्लाई दिया, जब क्या किया, ए ने बी को स्टॉक सप्लाई दिया, तो अगर उनके बीच में ये कन्वर्सेशन हो रखा है कि हम बदले में कैश पेमेंट ना दे करके आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाएंगे, तो क्या करेगा, ए जब बी को माल बेच रहा होगा उसी समय पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, माल के साथ में, गुड्स के ही साथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज बी के पास में जाएगा, ठीक है। और बी क्या करेगा, उस पर जो है अपने हस्ताक्षर या अपनी स्वीकृति दे देगा, और दोबारा से वो वापस किसके पास में वो बिल आ जाएगा, ए के पास में आ जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि इन केस अगर जो भविष्य में बी ने पेमेंट करने से इनकार किया या फिर डिले किया, तो ए के पास में प्रमाण है कि हमारी इस शर्त के साथ में बात हुई थी इस डेट में कि इस डेट में हमको पेमेंट मिलेगा। ये प्रोसेस होता है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्रा होने का और उसके पेमेंट का, ठीक है। बस यहाँ पर आपको पक्ष वाली बात हम क्यों कह रहे हैं ये समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रायर होता है, यानी जो माल बेच रहा होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता कौन है, पहली बात तो ध्यान से रखिएगा कि जो स्टॉक सप्लाई कर रहा होता है वही क्या लिखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा, ठीक है। कौन लिखेगा, जो बेच रहा होगा। जैसे हमने ए और बी वाली आपको कंडीशन बताई थी, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ए और बी में से कौन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, ए लिखेगा, ठीक है। किसके ऊपर लिखेगा, बी के ऊपर लिखेगा। अब जब बी के ऊपर लिख देगा तो भुगतान किसको करना है, बी को करना है। बेसिक कंडीशन तो यही थी। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रायर है, ठीक है, वो ड्रायर हो सकता है कि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हो वो पर्सन दूसरा हो, और जिसको पेमेंट पाना हो, कंपनी में ही बता रहे हैं कि वो जिस बंदे को, कंपनी के ओनर को पेमेंट पाना हो वो दूसरा हो। तो ड्रायर वो हो जाता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, ड्राई वो हो जाता है जिसको भुगतान करना है, और पेई वो हो जाता है जो उस भुगतान को पा रहा होता है। ये बात निश्चित है कि ये ड्रायर और ये जो पेई है ना, ये एक हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये एक हो सकते हैं। कई केसेस में ऐसा होगा कि आपको एक ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये डिफरेंट हो सकते हैं। एक केस और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा था, ठीक है। अब बी को जो पेमेंट देना था तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते ही समय तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके नाम पर लिख दिया, सी के नाम पर लिख दिया। तो अब जो बी पेमेंट किसको देगा, जो उसके पास बिल लेके पहुंचेगा। अब सी के नाम लिख दिया तो सी लेकर के पहुंच जाएगा उसके पास में, तो वो पेमेंट किसके पास में चला जाएगा, सी के पास में चला जाएगा। तो वहाँ पर पे कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। इसीलिए हम बोल रहे थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के पक्ष कुल मिलाकर के कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 3 पक्ष। इसके बाद में अगली बात करते हैं, इसको भी देखिए इस तरह से और अच्छे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखो, अभी हमने आपसे बोला था कि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के जो पक्ष हैं हम उसकी ही बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक जो है दिखाया गया है, आपको इस इमेज में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे जो पॉइंट अभी हमने पीछे आपको बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज के पक्षकार कितने होते हैं, 3। देखो, एक होता है लेखक, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रायर, ठीक है। वो लिख रहा है, वो एक कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ड्रायर। बीच में क्या आया, विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज आया, ठीक है, जिसका आदान प्रदान हुआ। स्वीकारक कौन है, जिसको स्टॉक सप्लाई हुआ था, जिसके पास में गया या जिसको भुगतान देना था, वो है, ठीक है। और इसके बाद देखिए पेई जो है ना, ये अलग जो है बिल्कुल दूसरी पोजीशन में खड़ा हुआ है, रिलैक्स मोड में कि कुछ भी डील हो रहा हो अंत में पेमेंट किसको आकर के मिलेगा, इनको ही भैया को मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स खड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे थे, पेई बोल रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी समझ में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएगी। इसके बाद में इसी की थ्योरी पर बात करेंगे। देखो, जो चीज़ें भी हमने आपको समझाई हैं, जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर समझी हैं, वो ही सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि किस तरह से जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वही सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वही पढ़ेंगे, समझ में आएगा। विनिमय साध लेख अधिनियम की, मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक परिभाषा है कि विनिमय पत्र या विपत्र एक ऐसा लेख है जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर के अंतर्गत एक शर्त रहित आदेश होता है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति एक निश्चित रकम आदेशानुसार लिखने वाले को देने का वचन देता है। वही बात बताई ना अभी, कंडीशन, ठीक है। सामान्य रूप से एक विनिमय पत्र के 3 पक्षकार होते हैं, ये हमने आपको बताया। एक लिखने वाला, वही ड्रायर, और स्वीकार करने वाला ड्राई, और वो क्या होता था, रुपया प्राप्त करने वाला, जिसको पे मतलब जिसको रुपया मिल रहा हो अंततः जा करके। वही बात देखिए हमने उसमें बताई है, NCERT का नोट्स है ये, ठीक है ना।
इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। एक बार फिर से जो है यही बात आपको समझनी है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र के 3 पक्ष होते हैं। एक क्या, लेखक। ये बार बार क्यों लिखा हुआ है उसका कारण समझना। देखना थोड़ी थोड़ी शब्दावली में अंतर है। वहाँ पर ड्रायर बोल रहे थे, यहाँ पर लेखक लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो स्वीकार करने वाला वहाँ पर स्वीकार करता ना लिख के स्वीकार करने वाला पूरा पूरा लिख दिया है, और यहाँ पर क्या लिख दिया है, पाने वाला, ठीक है। ये इस तरह के थोड़े थोड़े टर्म हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। इसलिए जितनी ज़्यादा बार उस चीज़ को देख पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। इसके बाद में हम लोग अगली बात क्या करते हैं कि जब जनरल एंट्री के क्वेश्चन 1-2 बार यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, इसलिए केवल बेसिक एंट्री 3 एंट्री हम बताएंगे आपको। अगर एंट्री आई तो इससे ही आएगी, और उसमें कुछ बहुत कठिन नहीं है। ये बेसिक नियम अकाउंटिंग के अगर जो आपको आइडिया होगा तो निश्चित तौर पर ये एंट्री भी कर पाओगे। इसमें एंट्री क्या बताई गई है कि जैसे अभी हम ए और बी को बता रहे थे, तो यहाँ पर एक्स और वाई को, कि एक्स ने किसको बेचा हुआ है, गुड्स जो है एक्स ने किसको बेचा हुआ है, एक्स ने जो है बेचा हुआ है किसको, वाई को, ठीक है। बस यही इस एंट्री में दिखाया गया है कि व्हेन गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई बाई मिस्टर एक्स, एक्स के द्वारा वाई को माल बेचा गया, तो वो अपने यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री बनाएगा, यही बात पूछी गई। अब भैया ये तो सेल्स की एंट्री है, बचपन से ही बेसिक पढ़ा होगा आपने कि वाई अकाउंट जिसको जो पाने वाला है उसको क्या करोगे, ऋणी, और सेल्स की एंट्री है तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाता है, सेल्स, तो वही लिखा है क्या, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। अब यही एंट्री, यही जो गुड्स सोल्ड किया गया था किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, तो ये तो एंट्री हो गई किसकी, जो एक्स है, यानी जो ड्रायर है, जो बीओई को लिख रहा है। इसके बाद में अगली एंट्री किसके यहाँ होगी, जिसने माल परचेज़ किया है, जिसने परचेज़ किया वो क्या है, ड्राई, ठीक है, जिसको भुगतान करना है, तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, मतलब जो आता है आने वाला ऋणी, और जिसने दिया था उसको क्रेडिट साइड करेंगे ना, एक्स के यहाँ से आया, एक्स को पैसा देना है तो क्रेडिट किसको कर देंगे, टू एक्स। इसके बाद में अगली एंट्री क्या है कि बिल जो ड्रा हुआ है, बिल की एंट्री क्या करेगा, एक्स अपने यहाँ और वाई अपने यहाँ। एक्स क्या है यहाँ पर, सेलर है, और वाई क्या है वहाँ पर, परचेजर है, या फिर ड्रायर और ड्राई, यानी जो बिल को ड्रा कर रहा है यानी एक्स, जो बिल का भुगतान कर रहा है यानी कि वाई, उसकी बिल की एंट्री क्या होगी। देखो भाई, जो ड्रा कर रहा है ना बिल को, जो एक्स ड्रा कर रहा है, उसके लिए वो बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल प्राप्त होना है ना उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। और जो वाई है उसके लिए बिल्स क्या, वही बिल उसके लिए किस तरीके से वर्क करेगा, उसको चूंकि उस बिल का भुगतान करना है तो वो अपने यहाँ उसको क्या लिखेगा, बिल्स पेबल, क्या लिखेगा, बिल्स पेबल। देखिए बिल वही है, बस नज़रिया दोनों की एंट्री का अलग अलग है, दोनों की बुक्स में नज़रिया जो है वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि वही बिल उसके लिए प्राप्त करने वाला है, वही बिल उसके लिए देने वाला है, तो उसके यहाँ कि वो क्या बोलेगा, रिसीवेबल, और वो क्या बोलेगा, पेएबल। अब भाई जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल है उसके लिए वो एसेट्स बन जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, एसेट्स बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो पेएबल है, जहाँ पर पेएबल है तो उसके लिए क्या दायित्व है, बिल्कुल बेसिक बात है। तो यहाँ पर एंट्री क्या दी गई, बिल इज़ ड्रन बाय मिस्टर एक्स ऑन द, मतलब एक्स के यहाँ पर बिल जो ड्रा किया गया है किसके ऊपर, मिस्टर वाई के ऊपर, उसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड किसको रखा गया है, वाई को, क्योंकि वाई से पेमेंट मिल रही है। अब वाई के यहाँ क्या होगी, वो एक्स को डेबिट कर देगा और क्रेडिट किसको रखेगा, टू बिल्स पेएबल, बिल्स का पेमेंट जाना है इसलिए क्या कर देगा, बिल्स को क्रेडिट साइड में रख देगा, ठीक है। अगली एंट्री का पूरा वीडियो देखिएगा, हम इसके एमसीक्यू भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, 2 वीडियो में एमसीक्यू कराएंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बिल्कुल। लेकिन अगर जो आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ही एमसीक्यू बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में एक बस लास्ट इसकी एंट्री और है, वो हम लोगों को देखनी है कि जब बिल की मैच्योरिटी होगी, जैसे ए ने बी को बिल दिया तो जो एक समय टाइम पीरियड दिया था ना, उस टाइम पीरियड के बाद में मैच्योरिटी होगी, जब पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, वही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई, क्या, ऑन मैच्योरिटी द बिल इज़ ड्यूली पेड बाय द मिस्टर वाई, वाई तो पेमेंट देगा ना। बस क्या हुआ कि अगर जो पेमेंट हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट, मतलब बीइंग पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल, मतलब बिल्स बीआर से जो पेमेंट आ गया है उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट साइड किसको,
चूँकि बिल्स रिसीवेबल से एंट्री होनी थी इसलिए उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब जब उसने पेमेंट किया है तो वो अब की बार डेबिट किसको कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट को, और क्रेडिट किसको कर देगा, टू बैंक अकाउंट को। बस ये बेसिक एंट्री 3। अगर एंट्री का क्वेश्चन आया तो आपको इससे क्वेश्चन ही मिल जाएगा, निश्चित है, हालांकि एंट्री बहुत है इसमें, ठीक है। इसके बाद में एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, बार बार हमने अभी बोल रहे थे कि 10 दिन के लिए देगा, 15 दिन के लिए देगा, 1 माह के लिए देगा, 2 माह के लिए देगा, कितने भी दिन के लिए देगा ना, तो बस जितने भी दिन के लिए देगा वही उसमें उसके जो टर्म होते हैं वो टर्म आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसे डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि एक होती है बिल की अवधि, एक होती है देय तिथि, एक होती है अनुग्रह के दिन, एक होती है परिपक्वता की तारीख, ठीक है, या बिल मैच्योरिटी की डेट उसी को बोलेंगे। ये थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भैया यही सब मिलता है, जो डेट दे देगा पूछेगा ये दी गई डेट इस बिल के लिए क्या हो सकती है, तो आपको उसमें से ऑप्शन चूज़ करके बताना होगा। जैसे इसमें दिया बिल की अवधि, अभी हमने आपसे बोला ना कि मान लीजिए बिल ड्रॉ किया गया 2 माह के लिए, ठीक, 2 माह के लिए, तो इसमें जो है बिल की अवधि क्या हो जाएगी, जिस डेट में, देखो जब कभी भी बिल की डेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, कई बार डेट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ध्यान रखना, जब कभी भी डेट बिल की कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अगर जो दिन दे रखे हैं, जैसे कभी दे दिया कि 15 तारीख को बिल बना हुआ है और ये कह दिया कि 30 दिन के लिए बिल डेवलप किया गया, बनाया गया है, तो जिस भी दिन बिल बनाया जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को बनाया जा रहा है तो 15 तारीख उसमें नहीं जोड़ी जाती, 15 तारीख वाला दिन है उसको छोड़ा जाता है। दिन कहाँ से गिना जाएगा, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से दिन गिना जाएगा। 20 तारीख दी है तो 20 तारीख को छोड़ दोगे, आप दिन कैसे गिनोगे, 21, 22, 23, 24। 10 तारीख को बिल बनाया गया तो 10 तारीख छोड़ दोगे, कहाँ से दिन गिनोगे, 11, 12, 13, 14 इस तरह से। तो ये यही बताना है बिल की अवधि, या बिल की अवधि क्या होगी, तो बिल की अवधि क्या होगी, जिस दिन बिल बना वहाँ से ले करके और जब तक बिल का पेमेंट होना है उसके बीच की जो टाइम पीरियड आया ना वो सारा किस में आ जाता है, बिल की अवधि या बिल की अवधि के लिए, ठीक। इसके बाद होता है एक क्या, देय तिथि। भाई जिस भी दिन तुमको बिल भुगतान करना है, जिस भी दिन, मतलब तुमने कैलकुलेट किया जो भी डेट आई उस दिन मान लो बी को पेमेंट करना था, तो बस वही भुगतान तिथि क्या हो जाती है, देय तिथि, भुगतानी तिथि को बोल सकते हैं देय तिथि। अनुग्रह के दिन, देखो भैया ये अनुग्रह के दिन क्या होते हैं, ये ग्रेस टाइम पीरियड बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ये ग्रेस टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 तारीख को बिल बना, ठीक है, और कहा गया कि 2 माह के लिए है, उदाहरण के लिए बोलना 10 जनवरी को बना, और कहा गया कि 10 जनवरी का बना हुआ बिल है और 2 माह का समय दिया गया। तो जब 2 माह का समय दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 फरवरी से 10 मार्च, 2 माह पूरे हो गए 10 मार्च को, 3 दिन का समय एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो डेट क्या निकल के आ जाएगी, बिल उसकी मैच्योरिटी की भुगतान तिथि 13 मार्च, क्या निकल के आ जाएगी, 13 मार्च। ये अनुग्रह के दिन जो होते हैं ये हमेशा कितने दिए जाते हैं, 3 डेज होते हैं। ग्रेस पीरियड कितना होता है, 3 दिन का होता है, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 3 दिन का, बस इतना याद रखना। परिपक्वता की तारीख, वही जो हमने बताया ना, मैच्योरिटी की डेट, मान लो बिल 10 जनवरी को बना, बिल कब बना, 10 जनवरी को, अब 10 जनवरी को बना, इसके बाद में 2 माह का समय दिया था तो 10 मार्च आया था, और इसके बाद में भी जो 3 दिन हमने जोड़ दिया वो क्या आई, मैच्योरिटी की डेट आई ना, मैच्योरिटी की डेट, इसको ही बोल रहे हैं परिपक्वता की तारीख। जो फाइनल डे आएगा उसको क्या बोलेंगे, परिपक्वता की तारीख। अब समझ में हमको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतरी से आ पा रही होगी ये चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ कंडीशन आपको बता दे रहे हैं कि जो परिपक्वता की तारीख निकलती है इसके लिए भैया कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है उसको भी सुन लो। कभी भी आपसे कहे कि ग्रेस पीरियड कितना दिया जाएगा तो आपका जवाब होगा कितना, 3 दिन का, ठीक। अब ये ग्रेस पीरियड निकालने के तमाम तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो उसने 3 माह का समय दिया, 3 माह का समय दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए कि हम कहते हैं 10 दिसंबर को, अगर जो एक उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर जो 10 दिसंबर को बिल जनरेट किया गया है, कब जनरेट किया गया है, 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर से ये कहा गया कि 3 माह का समय है, 3 माह का समय है, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि 10 दिसंबर से 10 जनवरी, 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 फरवरी से 10 मार्च। सामान्य रूप से देखा जाए
तो 3 माह हमारे कब कंप्लीट होंगे? 10 मार्च को हो जाएंगे कंप्लीट। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, ठीक है, और फरवरी में आपके 28 दिन होते हैं, फिर मार्च में 31 मार्च, हालांकि वहाँ तक हमको जाना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दिसंबर में भी। तो अब ये जो दिनों का अंतर है, अगर जो आपके प्रश्न में कभी भी, अगर जो आपके प्रश्न में कभी भी ये बात लिखी हुई है क्या कि 3 माह का समय, 2 माह का समय, 1 माह का समय, इस तरह की टर्म्स यूज़ किए गए हैं, तो आप हमेशा क्या करोगे, उसमें माह बाई माह, मंथ बाई मंथ बढ़ते चले जाओगे आगे। आपको उसमें दिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि किस मंथ में कितने दिन हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। और अगर जो ये उल्लेख किया जाए कि दिन का उल्लेख किया जाए कि 60 दिन के लिए दिया गया, ठीक है, कितने दिन के लिए दिया गया? 60 दिन के लिए दिया गया, तो फिर आप जो है ये देखोगे कि आपको 60 दिन जो कैलकुलेट करने हैं किस हिसाब से करने हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए 10 दिसंबर को बिल लिखा गया, तो 10 दिसंबर तो जोड़ना नहीं है, आपको 11 दिसंबर से जोड़ना है। समझ में आ रही बात? इसके बाद जनवरी में भी आपको 31 दिन जोड़ने हैं, फरवरी में भी आपको कितने दिन जोड़ने हैं? 28 दिन जोड़ने हैं। बात समझ में आ रही ना मेरी? तो इस तरह का मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर आपको रीजनिंग में जैसे कैलेंडर में ईयर निकालते हो ना, उस तरह की कंडीशनें जो है यहाँ पर भी फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद में जब हम अगली बात करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक हॉलीडे पड़ गया, जब जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा था और उस दिन मान लीजिए क्या पड़ गया, कोई हॉलीडे पड़ गया, कोई हॉलीडे अगर जो पड़ जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हॉलीडे में क्या करेंगे ये आपको समझना है। देखो हॉलीडे के लिए 2 कंडीशन आपको बता रहे हैं। एक होता है पूर्व घोषित अवकाश, ठीक है, एक क्या होता है पूर्व घोषित अवकाश। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इस तरह का छुट्टी वाला दिन है जो पहले से घोषित हुआ है होता है। बेसिकली हमारे कॉमर्स में यही देखा जाता है क्या, एक 15 अगस्त हो जाता है आपका, एक क्या हो जाता है 26 जनवरी हो जाता है, एक क्या हो जाता है 2 अक्टूबर हो जाता है, या फिर कोई नॉन बैंकिंग डे, मान लीजिए संडे पड़ गया तो ये किस में आ जाएगा, नॉन बैंकिंग डे में आ जाएगा। अब दूसरा और चौथा शनिवार भी किस में काउंट हो जाता है, संडे। हालांकि वो इतना उल्लेख नहीं करेगा कि दूसरा शनिवार पड़ रहा था या तीसरा शनिवार पड़ रहा था, वो सीधा सीधा ये दे देगा कि पूर्व घोषित अवकाश था। तो आपको मान लेना है कि वो पूर्व घोषित है, वो शनिवार की वजह से पूर्व घोषित है या किसी अन्य फेस्टिवल की वजह से पूर्व घोषित है, ये अलग चीज़ है, ठीक। अगर जो कभी भी जैसे परिपक्वता की तारीख आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने आपसे कहा था 10 दिसंबर वाली बात, ठीक, 10 दिसंबर वाली बात कही थी हमने आपसे। तो अभी मान लीजिए 10 दिसंबर से आप डेट निकालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और आपको जो डेट दे दी गई है उसमें जब आपका फाइनल डे आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, उदाहरण के लिए 26 जनवरी आया जा रहा है परिपक्वता की तारीख। जब आप ग्रेस पीरियड 3 दिन का जोड़ रहे हैं, अगर जो आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ेंगे तो दिन कौन सा निकल के आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है। तो 26 जनवरी चूँकि पहले से पूर्व घोषित अवकाश है, तो उस डेट में बिल की परिपक्वता की तारीख क्या मानी जाती है, 25 जनवरी। क्या मानी जाएगी, एक दिन बिफोर, ठीक है, एक दिन पहले वाली तारीख क्या मान ली जाती है, 25 जनवरी। अगर जो हमने क्या बोला, अगर जो वो किस तरह का है, पूर्व घोषित अवकाश है। ये बात समझ में आ गई कि जो है अगर जो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने परिपक्वता की तारीख निकाली और दिन पड़ गया संडे का, तो वो पेमेंट किस दिन ड्यू हो जाएगा, सैटरडे को ही ड्यू हो जाएगा। किस दिन ड्यू हो जाएगा, सैटरडे को ही ड्यू हो जाएगा। और इन केस एक आकस्मिक अवकाश पड़ा, ठीक है, एक कैसा पड़ा, आकस्मिक अवकाश पड़ा। आकस्मिक अवकाश का मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी में कोई छुट्टी घोषित करी गई है, ठीक है। अब वो किसी भी कारण से हो सकती है। मान लीजिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज BOE लिखा जा रहा हो, उस दिन चुनाव की तिथि ना आई हो, आगे चल कर के पर्टिकुलर ज़िले में चुनाव की तिथि आ जाए तो उस दिन अवकाश रहेगा ना। जब इस तरह का अवकाश पड़ जाएगा तो क्या होगा, उस दिन की लीव मानी जाएगी और उसके अगले दिन जो है पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात। तो ये बेसिक कुछ तरीके हैं क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में दिन की गणना करने के, ठीक है, क्या है, दिन की गणना करने के। इसके बाद में एक कुछ कंडीशन हम आपको और बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनना। छोटा सा वीडियो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। देखिए जैसे आप ए हैं, आप क्या हैं, एक सेलर हैं। आप ए क्या हैं, एक सेलर हैं, और बी क्या है, परचेज़र है, ठीक है। बी क्या है, यहाँ पर एक परचेज़र है। अगर जो सेलर और परचेज़र के बीच में एक बिल जनरेट हुआ है और इन केस कभी ऐसा हुआ कि जो है ज़रूरत पड़ गई, किसको ज़रूरत पड़ गई, ए को पेमेंट की, और मान लीजिए 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया गया था। कितने महीने का,
3 माह का डेवलप किया गया था। अब 3 महीने के पहले ही ए को पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो कभी कभी ए क्या करता है, उसके पास में 2 विकल्प रहते हैं, ठीक है। 2 विकल्पों में से एक विकल्प क्या हो सकता है कि वो किसके पास चला जाए, बैंक के पास। किसके पास चला जाए, बैंक के पास में। तो बैंक के पास जब जाएगा तो बैंक कहेगा ठीक है, आपको 3 महीने बाद पेमेंट मिलना था, हम आपको आज ही पेमेंट दिए दे रहे हैं, हम आपको आज ही पेमेंट दिए दे रहे हैं, बशर्ते एक शर्त है कि उसके बदले में हम आपसे कुछ डिस्काउंट लेंगे। मतलब आपको जो पेमेंट देना है ना, वो पेमेंट पूरा नहीं देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पेमेंट जो है वो आपको पूरा नहीं दिया जाएगा, मतलब पेमेंट में कुछ कटौती कर दी जाएगी, ठीक, समझ में आ गई बात। तो उसको उस कंडीशन में जो छूट दी जाती है, उस छूट को क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, रिबेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिबेट। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये है कि जैसे मान लीजिए ए ने बी को बेचा था और बी की तरफ से एक पेमेंट किसको मिलना था, ए को मिलना था। इन केस ए को कोई पेमेंट करना था किसको, सी को, और सी उससे बार बार पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो अब अगर जो सी बार बार पेमेंट के लिए कहेगा तो ए क्या करेगा, ए के पास में जो BR रखा है, बिल्स रिसीवेबल रखा है, वो जो है किसको दे सकता है, सी को भी दे सकता है। उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट बोलते हैं। किसका, बिल्स का इंडोर्समेंट, बिल्स का पृष्ठांकन हिंदी में बोलेंगे। तो ये कंडीशन भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जो है पृष्ठांकन क्या होगा। तो उसमें क्या होगा, ए के पास में जो बिल रखा था वो खुद भुगतान ना लेकर के उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में हम आपके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नमूना लिए हुए हैं, तो वो दिखाएंगे कि जो है किस तरह का देखने में है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या पार्ट होंगे, कि एक तो ड्रायर जो बिल को बना रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पर अमाउंट के विषय में जिक्र कर देगा, और जो है डेट के विषय में डेट बता देगा, और क्या कर देगा, अमाउंट बता देगा। इसके बाद में वो अपने साइन कर लेगा, ठीक है, अपने साइन कर लेगा, एड्रेस लिख देगा, फर्म का नाम जो कुछ होगा वो लिख देगा। जब ये भेजेगा किसके पास में, ड्राई के पास में। किसके पास में, ड्राई। ये ड्राई भी यहाँ पर क्या करेगा, अपनी स्वीकृति के रूप में अपने साइन करके और अपना एड्रेस लिख करके देगा, ठीक है, अपनी स्वीकृति के लिए अपना एड्रेस लिख करके देगा। और दोबारा से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास में रिटर्न हो जाएगा, जो ड्रायर था, ठीक है, जो ड्रायर था उसके पास में बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंच जाएगा, या फिर जो उसकी जगह पे ही होगा उसके पास में बिल ऑफ एक्सचेंज पहुंच जाएगा, ठीक। बस यही इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम आपको जल्दी इसके MCQs करा देंगे, वो निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में सहायता देंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह का कंटेंट रेगुलर आपको देंगे। धन्यवाद।